हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात कर रहे थे। नेट जो यूजीसी सीएसआईआर का जो नेट है, उस नेट की जो यूनिट 5 है लाइफ साइंस का, उसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी के से रिलेटेड हम पहले थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस आती है डेवलपमेंट में। एनिमल का डेवलपमेंट और प्लांट का डेवलपमेंट, थोड़ा सा उनके बारे में बात की थी। एनिमल के डेवलपमेंट में अर्ली डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक क्या होगा और क्लीवेज कैसे होगा। प्लांट के डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेज आएंगी और फिर जो डेवलपमेंट में 4 प्रोसेस होती हैं, उनमें से हमने ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस, कमिटमेंट और डिफ्रेंसिएशन, इन सब को थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं फेट मैप की। हम थोड़ा सा फेट मैप के बारे में पढ़ेंगे। फेट मैप के बाद में हम जैसे हमने ग्रोथ के बारे में डिटेल से बात की थी, वैसे हम कमिटमेंट के बारे में डिटेल में ही बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फेट मैप कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले फेट मैप पढ़ेंगे, फिर उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कैसे फेट मैप बनाया जा सकता है, उसकी बात करेंगे। तो फेट मैप क्या है? फेट मैप है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो अर्ली एम्ब्रियो है, जैसे कि अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज पे हम फेट मैप को ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जो ये डायग्राम है फेट मैप का, वो शो करता है कि जो डिफरेंट रीजन है अर्ली एम्ब्रियो का, उनका फेट क्या होगा, आगे चल के उनका भविष्य क्या होगा। और फेट मैप के थ्रू हम जो सेल लीनिएज है उसे ट्रेस कर सकते हैं। कि फेट मैप के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि आगे चल के कौन से जो सेल्स हैं वो आगे चल के आगे क्या बनाने वाली है, कि कमिंग फ्यूचर में उनसे कौन से जो पार्ट है बॉडी के वो बनेंगे। जैसे हम यहाँ जेब्रा फिश, फ्रॉग, माउस और चिक, इन चारों का फेट मैप ड्रॉ कर रखा है। इन चारों के फेट मैप को आपको याद करना है कि जो जेब्रा फिश है, ये हमने मॉडल ऑर्गेनिज्म लिए हैं सारे। जेब्रा फिश, फ्रॉग, माउस और चिक, ये मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं। इन्हीं की स्टडी करके हम, जैसे जेब्रा फिश की स्टडी करके हम फिशेस के बारे में पता कर सकते हैं कैसे उनमें डेवलपमेंट होगी। फ्रॉग की स्टडी करके हम फ्रॉग की डेवलपमेंट के बारे में पता कर सकते हैं। माउस की स्टडी करके हम माउस की डेवलपमेंट के बारे में, चिक की स्टडी करके हम चिक की डेवलपमेंट के बारे में पता कर सकते हैं। तो यहाँ जो एग है उस, या जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो कौन सी स्टेज पे है? अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज पे। जो गैस्ट्रुला स्टेज है उसे हम 3 में डिवाइड करते हैं: अर्ली गैस्ट्रुला, मिडल गैस्ट्रुला और लेट गैस्ट्रुला या फिर मिड गैस्ट्रुला। तो इनमें से जो अर्ली स्टेज ऑफ गैस्ट्रुला है, कि जस्ट अभी गैस्ट्रुला बना ही है, उस टाइम पे हम फेट मैप को कंस्ट्रक्ट किया है, हमने ड्रॉ किया है। तो इसके अंदर जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, ये तो पूरा पोर्शन है क्या? एपिडर्मल एक्टोडर्म है। ये वाला, ये पूरा पोर्शन क्या है? एपिडर्मल एक्टोडर्म। और इस एपिडर्मल एक्टोडर्म के इस वाले रीजन में थोड़ा सा क्या प्रेजेंट है? न्यूरल एक्टोडर्म प्रेजेंट है। देन जो ये बीच में रीजन प्रेजेंट है, ये नोटोकोड प्रेजेंट है। नोटोकोड के दोनों साइड में मीसोडम है। ये वाला जो रीजन होगा ये एंडोडम, और नीचे की ओर क्या प्रेजेंट है? योक प्रेजेंट है। तो ये जेब्रा फिश का फेट मैप कंस्ट्रक्शन हुआ। इस फेट मैप से हमें क्या पता लगा कि आगे चल के कौन सी चीज़ क्या बना रही है, वो हमें पता लगा कि जो ये वाला एरिया है, इससे क्या बनेगा? इससे एपिडर्म बनेगी, इससे न्यूरल पार्ट बनेगा, इससे मीजोडर्म से बनने वाले ऑर्गन बनेंगे। ये आगे चल के नोटोकोड है वो नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट होगा। देन ये जो एंडोडम है, उससे एंडोडम से बनने वाले पार्ट बनेंगे। फ्रॉग का हम फेट मैप कंस्ट्रक्शन देखें तो फ्रॉग के अंदर एंटीरियर मोस्ट रीजन पे एपिडर्मल एक्टोडर्म, ये जो पूरा रीजन है ये एपिडर्मल एक्टोडर्म। देन इसके नीचे न्यूरल एक्टोडर्म प्रेजेंट है। ये वाला रीजन नोटोकोड रीजन है, मीजोडर्म। और ये जो कंप्लीट रीजन है ये क्या है? एंडोडर्म है।
मीसोलेसाइथल कंडीशन है, इसलिए हमने यहाँ योग को ज़्यादा नहीं दिखाया। यहाँ जो जेब्रा फिश है वहाँ पर मैक्रोलेसाइथल कंडीशन होती है, योग बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। माउस के अंदर की हम बात करें तो माउस के अंदर ये पूरा रीजन एपिडर्मल एक्टोडर्म और ये न्यूरल एक्टोडर्म, देन ये छोटा सा रीजन आगे चल के नोटोकॉर्ड में कन्वर्ट होगा, ये एंडोडर्म, इसके नीचे मीसोडर्म, और जो ये वाला रीजन बचा ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ऐसे ही चिक के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ न्यूरल एक्टोडर्म, ये पूरा एपिडर्मल एक्टोडर्म, इसके नीचे नोटोकॉर्ड, देन नोटोकॉर्ड के बाद में क्या आएगा, मीसोडर्म, और फिर एंडोडर्म, और उसके नीचे फिर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो ये चारों जो फेट मैप है ये आपको एक दो बार ड्रॉ करके देखने हैं ताकि आपके दिमाग में थोड़े से सेट हो। फिर जो फेट मैप है उन्हें हम काफ़ी वे है, काफ़ी टेक्निक है जिनका यूज़ करके हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फेट मैप कंस्ट्रक्शन में हम बात करें कि कौन कौन सी टेक्निक है, तो कुछ टेम्प्रेरी टेक्निक आती हैं, कुछ परमानेंट टेक्निक आती हैं। टेम्प्रेरी टेक्निक में हम पहले बात करें कि जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है लिविंग एम्ब्रियोज का, कि हमें कुछ नहीं करना, ऐसे एम्ब्रियो देखने हैं जिनके अंदर थोड़ी सी सेल हो और जो स्मॉल नंबर ऑफ सेल हो, उन स्मॉल नंबर ऑफ सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो अलग अलग पिगमेंटेड हो। ठीक है, उनका जो कलर है पिगमेंट्स का वो डिफरेंट होना चाहिए। और ऐसे एम्ब्रियो को हमें जस्ट माइक्रोस्कोप में लगाना है और उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करना है, उनका जो लीनिएज है उसे ट्रेस करना है, क्योंकि उनकी जो साइटोप्लाज्म है वो ऑलरेडी खुद से पिगमेंटेड है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें ट्यूनिकेट्स सी स्क्विड को लें, तो जो इसकी हमने एक ब्लास्टोमियर उठाई है, येलो कलर का पिगमेंट इसमें हमें दिखेगा। तो इस येलो कलर के पिगमेंट की जो ये ब्लास्टोमियर है, हमने क्या किया, सीधे इसे ऑब्जर्वेशन के लिए माइक्रोस्कोप में लगाया और इसे ऑब्जर्व करने लगे। जब हम इसे ऑब्जर्व करते रहे, इसके डिवाइडिंग स्टेजेस को देखते रहे, तो हमें लास्ट में जाके पता लगा कि ये मसल फॉर्मिंग सेल है। मतलब ये जो ब्लास्टोमियर है इसका फेट क्या रहा होगा, ये मीजोडर्म फेट की ब्लास्टोमियर है। तो एक तो ये तरीका है कि हमने डायरेक्ट ऑब्जर्व किया लिविंग एम्ब्रियो को, कि सिर्फ देखा कि एक तो उस एम्ब्रियो की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसमें थोड़ी सेल होनी चाहिए, दूसरा कि उन सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो कलर्ड हो ताकि हम आराम से उसे देख सके, ट्रेस कर सके। दूसरा टेम्पररी मेथड है डाई मार्किंग, कि डाई से मार्क कर दो। तो यहाँ पर हम वाइटल डाई स्टेनिंग का यूज़ करेंगे, जिससे लिविंग सेल को हम आराम से स्टेन कर सकते हैं विदाउट किलिंग दैम, कि बिना उनको मारे हम उन्हें आराम से स्टेन कर सकते हैं। और जो ये वाइटल डाई है ये एक्यूमुलेट हो जाएगी साइटोप्लाज्म के अंदर, की जो ब्लास्टोमियर हम लेंगे उनके साइटोप्लाज्म में ये एक्यूमुलेट होगी। और जो जैसे ये 4 ब्लास्टोमियर है तो इनमें हमने ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे ये 2 अलग अलग वाइटल डाई यूज़ की, और धीरे धीरे हम इनका जो डिवीज़न है वो ऑब्जर्व करने लगे। तो हमने जाके देखा कि ये तो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करती है, ये एंडोडर्म फॉर्मेशन करेगी। तो एक्टोडर्मल फेट की सेल्स है और ये एंडोडर्मल फेट की सेल्स हैं। लेकिन वाइटल डाई को यूज़ करने के कुछ लिमिटेशन हैं। क्या लिमिटेशन है, कि जो वाइटल डाई है वो डाइल्यूट हो जाएगी। कैसे डाइल्यूट होगी, कि हर एक जब डिवीज़न होगा कि यहाँ जो सेल थी उसके उससे डिवाइड होके ये सेल बनी, तो इन सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन आई डाई की वो थोड़ी सी कम हो गई, वो डाइल्यूट हो गई। फिर इनके बाद अगला जो डिवीज़न हुआ उससे एक सेल से फिर ये 2 सेल बनी, तो इनमें भी थोड़ा सा जो डाइल्यूशन हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे हम डिवीज़न को देखते जाएंगे तो कुछ स्टेजेस के बाद हमें जो डाई है वो वेरी लेस कंसंट्रेशन में मिलेगी, और जो सेल्स हैं जिनमें डाई थी अब वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उन सेल्स को डिटेक्ट करना, क्योंकि जो डाई है वो काफ़ी लेस कंसंट्रेशन में आ चुकी है, वो काफ़ी डाइल्यूट हो चुकी हैं और अब वो दिखनी बंद हो गई, जिस वजह से आगे हम पूरी सेल लीनिएज को नहीं देख पा रहे। तो ये इसकी लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए फ्लोरिसेंट डाई का यूज़ किया गया। तो एक थर्ड परमानेंट टेम्पररी मेथड है, टेक्निक है, जिससे हम फेट मैप की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जैसे यूज़ ऑफ फ्लोरिसेंट डाई। पहले वाइटल डाई का यूज़ किया था, बट वाइटल डाई थी वो
उसकी कुछ लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए फ्लोरेसेंट डाई का यूज़ किया। जो फ्लोरेसेंट डाई है वो फ्लोरेसेंस को इमिट करेगी, जब उसके ऊपर यूवी लाइट आएगी तो बहुत सारे डिवीज़न के बाद भी हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो लिमिटेशन थी, ये लिमिटेशन को ओवरकम कर दिया, वाइटल डाई की लिमिटेशन को। इवन इसकी हम लो कंसंट्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, इसकी जो लो कंसंट्रेशन है वो भी सिग्नल को इमिट आउट करेगी। और जो लॉन्ग डिस्टेंस की सेल लीनिएज है, हम उसे ट्रेस कर सकते हैं कि हमने काफ़ी लंबे डिवीज़न तक इस डाई को ऑब्जर्व करके और सेल लीनिएज को ड्रॉ किया। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, फ्लोरेसेंट कॉन्जुगेटेड डेक्स्ट्रन। कौन सा? फ्लोरेसेंस कॉन्जुगेटेड डेक्स्ट्रन डाई है, फ्लोरेसेंट डाई, इसका हमने यूज़ किया और हमने सेल्स का जो फेट है वो देखना स्टार्ट किया, तो मीसोडर्म सेल लीनिएज ये निकल के आया। ये हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हमारी तरफ से कि हमने फॉर एग्जांपल ऐसा किया, तो उससे ऐसा हमारी, ये जस्ट एक एग्जांपल है कि उससे मीसोडर्म सेल लीनिएज बना। अब जो परमानेंट मेथड है मार्किंग के, उनकी बात करें तो इन परमानेंट मेथड को जेनेटिक लेबलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक लेवल पे चेंज होता है, इनमें जीन्स के लेवल पे चेंज होता है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है मोज़ाइक एम्ब्रियो या फिर काइमेरिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन। जैसे कि गणेश जी हैं, वो भी एक मोज़ाइक एम्ब्रियो ही है। उनका जो बॉडी है वो ह्यूमन की है, हेड है वो हाथी का है, एलिफेंट का है, तो वो भी एक मोज़ाइक है। मोज़ाइक मतलब दो का मिक्सचर, मोज़ाइक बोल दो या फिर काइमेरिक बोल दो। इसके अंदर एक एम्ब्रियो है, उसके अंदर दूसरे एम्ब्रियो की सेल्स प्रेजेंट होना, और एम्ब्रियो मेड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ मोर देन वन जेनेटिक सोर्स, कि दो अलग अलग जीन के टिश्यू को कंबाइन करके एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करना। इनके अंदर जो मोज़ाइक एम्ब्रियो होते हैं, इनके अंदर दो डिस्टिंक्ट स्पीसीज़ की, और वो डिस्टिंक्ट जो स्पीसीज़ है वो फाइलोजेनेटिकली क्लोज होनी चाहिए, कि उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में वो क्लोज हों, बट इम्यूनोलॉजिकली वो एक दूसरे से अलग हों। जैसे ग्राफ्ट रिजेक्शन चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलते। फिर भी जैसे चिक क्विल काइमेरा का एग्जाम्पल है हमारे पास, और जो न्यूट की स्पीसीज़ है, न्यूट सैलमेंडर में उसकी जो स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ भी स्पीमैन एंड मैंगोल्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो दो स्पीसीज़ है, इन दोनों स्पीसीज़ का उन्होंने काइमेरा फॉर्म किया, कि जो बाहर वाली जो स्पीसीज़ है उसके अंदर क्या किया, दूसरी स्पीसीज़ के टिश्यू डाल दिए, सेल्स डाल दिए क्राइस स्टेटस के। जो हमने दूसरी स्पीसीज़ डाली थी उसके सेल्स वहाँ पर आगे चल के कौन सी लीनिएज बनाई, ये हमने उस स्पीसीज़ की सेल में देखा। कि जैसे ये ए स्पीसीज़ का एम्ब्रियो था, इसमें बी स्पीसीज़ की सेल डाली, फिर ये सेल आगे चल के इस वाले पार्ट का फॉर्मेशन करेंगी, तो हमें पता लग जाएगा कि बी स्पीसीज़ की जो सेल हैं वो आगे चल के कौन सा पार्ट फॉर्म करेंगी। दूसरा, चिक क्विल काइमेरा का अगर हम देखें तो इसके अंदर जो चिक एंड क्विल है ये फाइलोजेनेटिकली काफ़ी क्लोज स्पीसीज़ हैं, बट इम्यूनोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये एक दूसरे से अलग स्पीसीज़ हैं। यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग है क्विल की सेल का चिक के एम्ब्रियो में, वो हमें करना पड़ेगा अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का, रीजन ऑफ इंटरेस्ट में। जैसे ये चिक का एम्ब्रियो है, इस चिक के एम्ब्रियो में हमें इस वाले रीजन में क्या किया, क्विल सेल को ग्राफ्ट कर दिया और उसे डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड करवाया। जब प्रोसीड करवाया तो जो चिक्का एम्ब्रियो था उसके अंदर हमने इन क्विल सेल को ऑब्जर्व किया। अब इन क्विल सेल को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कौन सी सेल क्विल की है, कौन सी चिक्की है, तो उसके लिए हमें एक दो पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे कि जो क्विल का जो न्यूक्लियस है उसका जो हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए की जो कंसंट्रेशन है वो न्यूक्लियोलाई के पास में ज़्यादा मिलेगी, कि न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं, उन न्यूक्लियोलाई में हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए ज़्यादा मिलेगा इन केस ऑफ क्विल। तो हम पहला तो ये डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, कि सेल स्पेसिफिक एंटीजन एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे, कि जो क्विल की सेल है वो चिक्की सेल है के अलग एंटीजन को एक्सप्रेस करती हैं। क्विल सेल एक्सप्रेस क्विल स्पेसिफिक एंटीजन ऑन सरफेस एंड चिक सेल एक्सप्रेस चिक स्पेसिफिक एंटीजन ऑन सरफेस। तो जो एंटीजन है इनकी सेल के सरफेस के ऊपर वो अलग होंगे। तो जो एंटीजन है ये डिफरेंट तरीके के एंटीजन है
क्विल की सेल के ऊपर, और हमें पता है कि ये किस तरीके के एंटीजन है। उन एंटीजन के अगेंस्ट हम एंटीबॉडी बनाएंगे जो कि फ्लोरिसेंट टैग होगी, और उनका हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे चिक की बॉडी में, और जो एंटीबॉडी है जहाँ जहाँ क्विल की सेल होगी वहाँ वहाँ जाके वो बाइंड होगी, और जहाँ वो बाइंड होगी उस वाले रीजन से फ्लोरिसेंस आएगा। जब हम यूवी लाइट उसके ऊपर एक्सपोज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई कौन सी सेल है, कौन सा बॉडी पार्ट है जो कि क्विल का है। फिर हम बात करें ट्रांसजेनिक डीएनए काइमेरा की, तो यहाँ हम यूज़ करते हैं रिपोर्टर जीन का। रिपोर्टर जीन जैसे कि जीएफपी जीन का। जो जीएफपी जीन है वो ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है ऑन एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज। ये ग्रीन ग्लो को इमिट करेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस का यूज़ करेंगे इन जीएफपी जीन को बॉडी में इंसर्ट करने के लिए। जीएफपी जीन है उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो वायरस है उसमें डाला, इससे हम एम्ब्रियो को इन्फेक्ट करेंगे। जो अर्ली फ्रॉग एम्ब्रियो है उसकी एक ब्लास्टोमियर ली। इस ब्लास्टोमियर में हमने क्या किया, ये ब्लास्टोमियर ली, इसके अंदर डीएनए था। इस डीएनए के अंदर हमने जीपी जीन को वायरस के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर इस ब्लास्टोमियर को हमने क्या किया, पहले से चेक करेंगे कि इस फ्रॉग ब्लास्टोमियर के अंदर जीएफपी जीन है वो इंसर्ट हुआ या नहीं। हमने जीएफपी जीन को चेक करने के लिए इसके ऊपर यूवी लाइट का एक्सपोजर किया, जिससे ये ब्लास्टोमियर ग्रीन ग्लो को इमिट करने लगी। तो हमें कंफर्म हो गया कि भाई हाँ, इसके अंदर जीएफपी जीन है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब जो फ्रॉग ब्लास्टोमियर है उसे वापस से हमने उसी रीजन में ट्रांसप्लांट कर दिया जहाँ से हमने इसे निकाला था। फिर इसे डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड करवाया, टेडपोल बना। टेडपोल पे हमने लाइट को एक्सपोज करके देखा, यूवी लाइट को, तो जो इसकी स्किन की जो एपिथेलियम थी वो ग्रीन लाइट इमिट करने लगी। तो हमें क्या पता लगा कि जिस सेल का हमने जीएफपी डाला था जिस सेल में, वो सेल आगे चल के क्या बनाती है, एपिथेलियम बनाएगी। फिर फर्दर हमने इसके मेटामॉर्फोसिस होने दी, इसकी फर्दर डेवलपमेंट होने दी, अडल्ट फ्रॉग बना। उसके अंदर भी हमने यूवी को एक्सपोज करवाया, तो उसमें भी देखा कि स्किन की जो एपिथेलियल सेल हैं वो इमिट करती हैं ग्रीन ग्लो को। इससे एक चीज़ तो ये कंफर्म हुई कि जो सेल हमने ली थी वो आगे चल के स्किन एपिथेलियम बनाती है। दूसरा, वो टेडपोल में भी स्किन एपिथेलियम बनाएगी, और जब मेटामॉर्फोसिस होगी तो वो स्किन एपिथेलियम अडल्ट में भी स्किन एपिथेलियम ही रहेगी। जो जीएफपी जीन है, जीएफपी जीन को हम जनरल कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर एनहेंसर रीजन पे इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये जो रीज़न है ये 24/7 एक्सप्रेस करता रहेगा जीन को, और हमें यही चाहिए। और जो ये वाली टेक्निक है ट्रांसजेनिक वाली, इसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। देन जो फ्रेम एंड कलीग्स थे उन्होंने इस टेक्निक का यूज़ किया था चिक के एम्ब्रियो की स्टडी के लिए। उसकी जो न्यूरल क्रस्ट सेल हैं वो गट रीजन में किस तरीके से माइग्रेशन करती हैं, वो फ्रेम एंड कलीग ने इस टेक्निक का यूज़ करके स्टडी किया था। अब फेट मैप कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं कमिटमेंट की, कि हमने ग्रोथ की बात कर चुके, अब हम कमिटमेंट की बात करते हैं। ग्रोथ को हमने डिटेल में पढ़ा है, कमिटमेंट को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। कमिटमेंट में क्या होता है कि ये सिंपल सा एक बता रखा है कि जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल आगे चल के कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ लीनिएज वाली सेल बनाएंगी। ये कब होगा, जब वो कमिटमेंट की प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगी। जब उनमें कमिटमेंट हो जाएगा तो वो कोई लीनिएज की सेल में कन्वर्ट होंगी। जैसे ए लीनिएज बनाया जो एक्टोडम बनाएगी, बी लीनिएज है जो मीजोडम बनाएगी। तो इस तरीके से कमिटमेंट के बाद जो सेल का फेट है वो डिसाइड होता है। सेल इज़ डिटरमाइन फॉर पर्टिकुलर फेट, कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फेट के लिए जो सेल है वो डिटरमाइन होगी। अर्ली डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने दो सेल ली, ये दोनों सेल अनडिफ्रेंशिएटेड हैं, इनके पास इक्वल पोटेंसी है कुछ भी बनाने की। दे हैव एबिलिटी टू डेवलप इन एनी टाइप ऑफ सेल। बट जैसे ही कमिटमेंट हुआ, कमिटमेंट क्या है, एक इरिवर्सिबल लॉक है।
उसके बाद जैसे ए सेल थी उसने ए लीनिएज बनाया, बी सेल ने बी लीनिएज बनाया, ये डिफ्रेंशिएट हो चुकी हैं। ए लीनिएज एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करता है, बी लीनिएज मेसोडर्म की फॉर्मेशन करता है। जो ए और बी है, एक क्वेश्चन है, अगर हम इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें तो इनका जो फेट है वो भी चेंज होगा पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसी बात कब होती है? कमिटमेंट से पहले, कि हमने ए सेल ली, बी सेल ली, ए सेल को उठा के बी सेल की जगह रख दिया। फॉर एग्जांपल ए सेल एक्टोडर्म बना रही थी, बी सेल मेसोडर्म बना रही थी। हमने ए सेल को उठा के मेसोडर्म बी वाली सेल की जगह रखा तो ए ने मेसोडर्म बना दिया। बी को उठा के ए की जगह रखा तो बी को बनाना मेसोडर्म था, लेकिन उसने जगह के अकॉर्डिंग अपना फेट बदल लिया तो एक्टोडर्म बना दिया। तो ये सब कब होता है? बिफोर कमिटमेंट। कमिटमेंट करने से पहले ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बट आफ्टर कमिटमेंट अगर आप जो कमिटेड सेल्स हैं उनकी जगह को बदलोगे तो उनका फेट चेंज नहीं होगा। मतलब ए थी, वो एक्टोडर्म बनाना था, उसे फेट कमिट कर चुकी है कि मैं एक्टोडर्म बनाऊंगी, और आपने उसकी जगह बदल दी, बी की जगह रख दी, जो कि आगे चल के क्या बना रही है? मेसोडर्म बना रही है। बट जो ए है वो मेसोडर्म की जगह पे जाके भी एक्टोडर्म ही बनाएगी, ए वाला फेट ही बनाएगी। मतलब ये सेल क्या है? ये कमिट हो चुकी है। तो जो कमिटेड सेल है वो अपना फेट चेंज नहीं करती। बिफोर कमिटमेंट आप जगह बदलोगे तो फेट चेंज हो जाएगा। कमिटमेंट है उसके अंदर दो स्टेजेस आती हैं, एक तो स्पेसिफिकेशन और दूसरा डिटर्मिनेशन। जो स्पेसिफिकेशन है वो अर्ली स्टेज का प्रोसेस है, डिटर्मिनेशन फाइनल स्टेज प्रोसेस है। स्पेसिफिकेशन में रिवर्सिबल होती है स्पेसिफिकेशन, जिसे हम लेवाइल फेज भी बोलते हैं। डिटर्मिनेशन है वो इरिवर्सिबल फेज है। कोई सेल अनडिफ्रेंशिएटेड है, उसमें कमिटमेंट होगा तो पहले स्पेसिफिकेशन होगा, फिर डिटर्मिनेशन होगा, फिर उस सेल को कमिटेड स्टेज में माना जाएगा, फिर वो डिफ्रेंशिएशन के लिए आगे प्रोसीड करती है। अब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन क्या होता है, इनकी बात कर ले थोड़ा। कि जो स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर अगर हम किसी भी सेल की जो पोजीशन है वो चेंज करते हैं तो उसका फेट चेंज हो जाता है। हम कैसे चेक करें कि कोई सेल स्पेसिफाइड है? इफ़ द सेल इज़ कैपेबल ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग ऑटोनोमसली इन न्यूट्रल मीडिया विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंटल पाथवे। कि भाई ये हमने न्यूट्रल मीडिया लिया, इसके अंदर कोई सिग्नल बाहर से ऐड नहीं किया गया है किसी भी फेट के लिए। तो हमने ए सेल ली, उस ए सेल को इस न्यूट्रल मीडिया में डाला और देखा कि ये ए सेल है, ये पहले अनडिफ्रेंशिएटेड थी और ये बाद में भी क्या रही? अनडिफ्रेंशिएटेड सेल ही रही। इसने किसी भी फेट में एंटर नहीं किया। मतलब अभी तक ये अपना फेट डिसाइड नहीं कर चुकी है, ये अभी स्पेसिफाइड नहीं हुई है। सेल है वो अभी कौन सी स्टेज में है? अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेज में है। लेकिन आपने बी सेल ली, उसे न्यूट्रल मीडिया में डाला और देखा कि उसने एक्टोडर्म बना दिया, वो फेट में एंटर हो गई। मतलब वो कमिटेड सेल है, वो स्पेसिफाइड सेल है, वो अपने एक्टोडर्मल फेट के लिए अब स्पेसिफाइड हो चुकी है। दूसरा क्या होता है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कमिटमेंट का फाइनल स्टेज होता है, ये इरिवर्सिबल है। अगर आप सेल की पोजीशन को चेंज करोगे तो जो सेल का फेट है वो चेंज नहीं होगा। अब कैसे चेक करें कि कोई सेल डिटरमाइन है? अगर कोई सेल कैपेबल है खुद से डिफ्रेंशिएट करने की, इवन अगर उसे हम नॉन न्यूट्रल मीडिया में रखें या फिर एम्ब्रियो के दूसरे रीजन में रखें, मॉडिफाइड एनवायरनमेंट में रखें, तो भी वो चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब वो डिटरमाइन है। अगर वो चेंज हो जाती है तो वो स्पेसिफाइड है। जैसे कि हमने ए सेल ली, इस सेल को सबसे पहले हमने न्यूट्रल मीडियम में रखा तो ये एक्टोडर्म की फॉर्मेशन कर रही थी, कोई सिग्नल नहीं दिया था, ये एक्टोडर्म की फॉर्मेशन कर रही थी, मतलब ये स्पेसिफाइड थी। फिर हमने क्या किया कि इसी सेल को लिया, नॉन न्यूट्रल मीडियम में रख दिया, हमने बाहर से मायोडी सिग्नल दिया, मायोब्लास्ट डिफ्रेंशिएटिंग सिग्नल दिया मसल फॉर्मेशन का, बट इसने तो एक्टोडर्म ही बनाया। मतलब ये क्या है? डिटरमाइन है। कि हमने फेट चेंज करने वाला मीडियम दिया फिर भी फेट चेंज नहीं हुआ, मतलब वो क्या है? डिटरमाइन है। ऐसा ही हमने जैसे एक्टोडर्मल रीजन की जो सेल्स हैं उन्हें ट्रांसफ़र करके मेसोडर्मल रीजन में रख दिया, अगर फेट चेंज हो गया तो वो स्पेसिफाइड है, अगर फेट चेंज नहीं हुआ तो वो सेल डिटरमाइन है। फिर जो स्पेसिफिकेशन है वो स्पेसिफिकेशन तीन टाइप का होता है, ऑटोनोमस, कंडीशनल एंड सिंसिटियल। जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है वो हम इनवर्टिब्रेट में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि एनालिडा, मोलस्का, ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेट,
यूरोकोर्डेट में आते हैं। कंडीशनल वर्टिब्रेट के अंदर देखने को मिलेगा एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स और उनके साथ में कुछ इनवर्टिब्रेट में भी। जो सिंसिटियल स्पेसिफिकेशन है वो सिर्फ इंसेक्ट में, हम ड्रोसोफिला में पढ़ेंगे। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। देखो, ऑटोनोमस है मतलब इसका जो सिग्नल है वो विद इन द सेल है। कंडीशनल है, इसका जो सिग्नल है वो सेल के बाहर होगा, पड़ोसी के पास होगा। तो जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है उसमें जो ब्लास्टोमियर है वो इनहेरिट करती है सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, कि जो ब्लास्टोमियर है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो एमआरएनए है, वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। ये मदर से ही आएंगे। ये मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं या फिर साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट इन्हें हम बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं, जाइगोट के मदर साइड से आते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेंगे। जो सिग्नल है वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के लिए कहाँ होता है? साइटोसोल के अंदर होता है। जो स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में, वो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज पे हो जाएगा, अप टू 8 सेल स्टेज। और यहाँ पर बहुत कम या ना के बराबर गैप होता है बिटवीन स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। जैसे जाइगोट है, 2 सेल में डिवाइड हुआ, 4 सेल बनी, 8 सेल स्टेज आएगी, तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन भी हो जाएगा, डिटर्मिनेशन भी हो जाएगा। यहाँ फेट डिसाइड हो चुका है। 8 सेल के बाद अगर हम देखें तो जो स्टेटस है सेल का वो कैसा है? डिटरमाइंड। और 8 सेल से अगर हम पहले की बात करें तो जो स्टेटस है सेल का वो कैसा है? अनडिफ्रेंशिएटेड है। यहाँ जो पोटेंसी होगी वो प्रोस्पेक्टिव फेट इक्वल्स टू प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी, कि जो पोटेंसी है वही फेट है, कि जो बनाने की कैपेसिटी है वो ही इसका आगे चल के भविष्य होगा। अगर हम सेल की पोजीशन को चेंज करते हैं तो यहाँ पर फेट चेंज नहीं होगा। डेवलपमेंटल पैटर्न हमें यहाँ कैसा देखने को मिलेगा? मोज़ेक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ ये जाइगोट है, इसके अंदर ए सिग्नल है एक्टोडर्म के लिए, बी सिग्नल है मेसोडर्म के लिए, सी सिग्नल है एंडोडर्म के लिए। तो ये जो ए बी सी सिग्नल है ये मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट है, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है। फर्दर डिवीज़न हुआ, 1 सेल से 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी। तो जो 4 सेल तक की जो स्टेज है उनके अंदर इक्वल पोटेंसी है, कि वो चारों ही एक जैसी, अगर हम इन चारों को अलग कर दें तो ये चारों इक्वल पोटेंसी रखते हैं कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के। लेकिन जब 4 सेल के बाद जो डिवीज़न होता है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट का, इक्वेटोरियल हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होगा, जिसकी वजह से जो 8 सेल बनेंगी उनमें ए बी सी सिग्नल डिवाइड हो जाएंगे। और ये अपने जो इनका फेट था उसके अकॉर्डिंग ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म की फॉर्मेशन कर देंगे। मोज़ेक डेवलपमेंट क्या होता है कि मोज़ेक डेवलपमेंट में हर एक सेल रिक्वायर होती है कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए। कि आपने क्या किया, अर्ली ब्लास्टुला लिया, उससे यहाँ से कुछ सेल रिमूव कर दी जो कि आगे चल के आई फॉर्मिंग सेल थी, आगे चल के आई बनाने वाली थी, और आपने इन सेल को रिमूव कर दिया और इस ब्लास्टुला को प्रोसीड करवाया डेवलपमेंट के लिए। तो आपने देखा कि इस जो एम्ब्रियो बनेगा उसके अंदर आई नहीं बनेंगी, जो ऑर्गेनिज्म बना उसके अंदर आई नहीं बनी। तो यहाँ पर कोई लॉस कंपनसेशन नहीं हुआ, मोज़ेक डेवलपमेंट हुई, कि जो सेल आपने रिमूव कर दी, जो सेल वो बना रही थी वो नहीं बनेगा। अगर हम रिमूव करते हैं कुछ सेल को एम्ब्रियो से, तो अडल्ट में उस एम्ब्रियो से जो आपने सेल बनी थी, जो सेल आगे चल के जो फेट बनाएगी वो फेट नहीं बनेगा अडल्ट के अंदर। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन इन अर्ली ट्यूनिकेट एम्ब्रियो में हम देखें तो ये यहाँ नोटोकॉर्ड बनेगा, ये एंडोडर्मल फेट की सेल है, न्यूरल एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। यहाँ प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इक्वस टू प्रोस्पेक्टिव फेट के बराबर है। सेल को हमने सेपरेट किया, जब ये सेल सेपरेट हुई तो एक्टोडर्म वाली अलग, नोटोकॉर्ड और एंडोडर्म वाली अलग, और एंडोडर्म और ये ऊपर मसल सेल वाली अलग। तो जो सेल अलग अलग हुई वो आगे चल के कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं कर पाई। जैसे हमने माचो जीन रेगुलेशन में मसल डेवलपमेंट में ट्यूनिकेट में देखा कि जो माचो ट्रांसक्रिप्ट था आपने उसे क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, तो आगे चल के मसल की फॉर्मेशन नहीं हुई। आपने बाहर से माचो जो ट्रांसक्रिप्ट है वो ऐड ऑन किया तो उससे मसल की डेवलपमेंट हो गई, कि आपने बाहर से ऐड किया तो मसल की डेवलपमेंट हुई, और नॉकडाउन कर दिया माचो ट्रांसक्रिप्ट को,
जैसे माचो ट्रांसक्रिप्ट प्रेजेंट होता है, उसे नॉर्मली चलने दिया तो मसल फॉर्मेशन हुई। अगर आपने उसे नॉक डाउन कर दिया, माचो ट्रांसक्रिप्ट को लॉस ऑफ फंक्शन कर दिया, तो उससे मसल की डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाई। फिर आपने क्या किया कि माचो एमआरएनए को दूसरे ब्लास्टोमियर में डाल दिया, तो वहाँ पर मसल की फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई। अब थोड़ा सा देखें कि अगर हम प्लेस बदलते हैं तो क्या होता है। टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट किया अर्ली गैस्ट्रूला स्टेज पे। गैस्ट्रूला स्टेज पे देखो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन हो चुका है, तो डिटरमाइंड है। लेटर गैस्ट्रूला पे भी डिटर्मिनेशन हो चुका है। प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इक्वल्स टू प्रोस्पेक्टिव फेट है। तो आपने एक्टोडम लिया, एंडोडम की जगह पे डाला तो एक्टोडम ही बनेगा क्योंकि डिटरमाइन है। न्यूरॉन लिया, न्यूरॉन मीजोडम की जगह डाला, न्यूरॉन ही बनेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आप कुछ भी ले लो और उसे कहीं भी प्लेस कर दो, जो फेट है वो ही बनना है। होस्ट के रीजन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सेल डिटरमाइन है। क्योंकि हम स्टेज कौन सी ले रहे हैं, आफ्टर 8 सेल स्टेज। अर्ली गैस्ट्रोला लिया है, तो जब कोई भी आप स्टेज ले लो 8 सेल के बाद में, वो डिटरमाइन स्टेज में ही रहेगा। आगे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, अगली वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। तो जो आपने मैंने पढ़ाया वो चीज़ एक बार रिवाइज़ करें, 2-3 बार इस वीडियो को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।